हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे से होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीमेंट। और हम जो है सीमेंट में सीमेंट के प्रकार को जो है पढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगले प्रकार के सीमेंट के बारे में, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था। तो चलिए एक बार से देख लेते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने किस प्रकार के सीमेंट के बारे में जो है डिस्कशन करा था। तो यहाँ पे जो है हमने पिछले वाले लेक्चर में दो प्रकार के सीमेंट के बारे में जो है डिस्कशन करे थे। पहला था पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ठीक है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, इन सब के बारे में जो है हमने देखा था और इसका यूज हम जो है कहाँ पे करते हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था जो है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। और पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है और ये कैसे बनता है और इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं और इसकी सेटिंग टाइम वगैरह सबके बारे में जो है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। अब जो है हम अगले प्रकार के सीमेंट के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। और हमारा जो है अगला प्रकार का सीमेंट है व्हाइट सीमेंट। क्या है? लिखते हैं एक बार से। व्हाइट सीमेंट। और इस व्हाइट सीमेंट को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट सीमेंट या कलर पोर्टलैंड सीमेंट। COLOUR, कलर, PORT, पोर्ट लैंड सीमेंट। ठीक है ना। व्हाइट सीमेंट या कलर पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसका जो है आईएस कोड हम लोग देखते हैं कि ये जो है किस आईएस कोड की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो आईएस कोड है वो है IS 8042। तो इसका आईएस कोड क्या है? 8042। तो इस कैटेगरी में ये जो है आता है व्हाइट सीमेंट। और व्हाइट सीमेंट को ही हम या इसे हम क्या कहते हैं? कलर पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं कि ये जो है कैसे बनाया जाता है। तो जो व्हाइट सीमेंट होता है इसे प्योर चाक के द्वारा बनाते हैं। ठीक है। प्योर चाक और क्ले को जो है मिक्स करके हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसे PURE, प्योर चाक। प्योर चाक बोले तो ये क्या होता है? CaCO3 होता है। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये CaCO3 होता है। एंड क्ले के द्वारा बनाते हैं। तो जो व्हाइट सीमेंट होता है या कलर सीमेंट होता है उसे प्योर चाक के द्वारा बनाते हैं और क्ले को दोनों को जो है आपस में मिक्स करके बनाते हैं। इसमें जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा है वो जो है हम 1% से कम रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसमें आई आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब कि हमने जो पीछे पढ़ा है Fe2O3, शायद यही होता है Fe2O3। इसकी मात्रा जो है इसकी मात्रा 1%, 1% से कम रखते हैं। इसकी मात्रा हम कितना रखते हैं? 1% से कम रखते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है क्यों 1% से कम रखते हैं? क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड होता है इसके कारण जो सीमेंट का कलर होता है वो क्या हो जाता है? ग्रीनिश, ग्रीनिश ग्रे होता है। समझ रहे हो? ग्रीनिश ग्रे होता है। तो अगर हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा को ज्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो सीमेंट का कलर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा, भूरे रंग का। जबकि हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है व्हाइट सीमेंट या कलरफुल सीमेंट। तो देखो व्हाइट सीमेंट अगर बनेगा, व्हाइट सीमेंट अगर रहेगा तो इस व्हाइट सीमेंट में अगर हम कुछ भी कलर ऐड करेंगे, जो भी कलर ऐड करेंगे वो उस कलर का जो है सीमेंट बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले व्हाइट सीमेंट बनाते हैं और हमें जिस भी कलर का सीमेंट बनाना होता है उसमें उस कलर का जो है ऐड कर देते हैं, या पिगमेंट, पिगमेंट को जो है वर्ड अप कहते हैं, तो उस पिगमेंट को जो है क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है 1% से कम हम जो है FeTO की मात्रा जो है रखते हैं, क्योंकि FeTO को जो है मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है और भी जो है अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं जो सीमेंट की सेटिंग के लिए और उसकी स्ट्रेंथ के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए जो है हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा 1% से कम ही रखते हैं। और 1% से कम रखने का वजह यही है कि जो है इसका जो कलर है वो ग्रे ना हो जाए। ठीक है। तो इसमें जो है हम
जब हम व्हाइट सीमेंट बना लेते हैं तो हमें जो है अलग अलग सीमेंट बनाने के लिए उसमें हम जो है पिगमेंट मिलाते हैं। पिगमेंट माने कि वर्ड, वर्ड का मतलब होता है रंग, तो अलग अलग जो है कलर को मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसे अलग अलग COLOUR कलर में प्राप्त करने के लिए, इसे अलग अलग कलर में प्राप्त करने के लिए कलरिंग पिगमेंट COLOURING कलरिंग पिगमेंट PIGMENT कलरिंग पिगमेंट 5% to 10% की मात्रा में मिला देते हैं, ठीक है। तो इसे अलग अलग कलर में प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कलरिंग पिगमेंट को जो है 5 से 10% की मात्रा में क्या करते हैं, हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो 5 से 10% जो कलरिंग पिगमेंट का जो क्वांटिटी है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका यूज का, पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। तो जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी इसकी मतलब किसकी, व्हाइट सीमेंट की, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ COLOUR कलर सीमेंट। कलर सीमेंट कह लें या व्हाइट सीमेंट कह लें, क्योंकि व्हाइट सीमेंट रहेगा उसमें अगर हम कलर मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कलर सीमेंट हो गया। तो यहाँ पे कलर सीमेंट की जगह पे व्हाइट सीमेंट भी जो है आप लिख सकते हो। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 90% होती है ऑफ OPC, OPC 33 ग्रेड। यानी कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है 33 ग्रेड का, उसका जो है 90% जो है क्या होती है, व्हाइट सीमेंट या कलर सीमेंट का क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। अब जो है इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं, ये हम लिखते हैं USES यूजेस। तो देखो इसका यूज जो है हम टेराजो फ्लोर में करते हैं, टेराजो फ्लोर TARRAZZO टेराजो फ्लोर। टेराजो फ्लोर बनाने में हम करते हैं, देखो टेराजो फ्लोर क्या होता है, अभी तो नहीं, शायद अब कम यूज होता है। पहले जब पहले क्या होता था कि आपके घर में, घर का जो फ्लोर होता था, वो फ्लोर जो है ना अलग अलग कलर का होता था। मतलब कोई रेड कलर का है, कोई पीले कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है। इसमें अलग अलग टाइप की जो है बाउंड्री ऐसे बनाई जाती थी, या पूरा फ्लोर ही बनाया जाता था, समझ रहे हो। या इसमें जो है क्या मिलाया जाता था, जो संगमरमर मार्बल होता है उसके छोटे छोटे चिप्स, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जिनको चिप्स कहते हैं, वो जो है मिला के और इसमें जो है कलरफुल सीमेंट का यूज करा जाता था। तो ये बन जाता था क्या, फर्श टेराजो फर्श या टेराजो फ्लोर, ठीक है। तो टेराजो फ्लोर को बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं, प्लास्टरिंग में करते हैं और ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं, PLASTERING, प्लास्टरिंग में करते हैं और ऑर्नामेंटल वर्क, ऑर्नामेंटल वर्क, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल वर्क का मतलब होता है सजावटी कार्य। तो जहाँ पे जो है सजावटी वाला कार्य करना हो, जहाँ पे लुक्स देना हो, अच्छा दिखाना हो, वहां पे हम क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं। अब जो है बात करते हैं इसके कमर्शियल नेम की। तो COMMERCIAL कॉमर्शियल नेम। कॉमर्शियल नेम यानी कि व्यापारिक नेम क्या है इसका, जो है ये मार्केट में किस नाम से मिलता है। तो मार्केट में ये जो है
कोलक्रिट, COLOCRETE, कोलक्रिट। और इसके बाद से रेनबो, RAINBOW, रेनबो सीमेंट। और इसके अलावा सिल्वीक्रिट, SILVICRETE, सिल्वीक्रिट। इन नामों से जो है ये मिलता है मार्केट में। कोलक्रिट, रेनबो सीमेंट या सिल्वीक्रिट, तो ये जो है क्या है, इसका कॉमर्शियल नेम है। ठीक है ना। तो अभी हमने जो है पढ़ा है व्हाइट सीमेंट के बारे में, या इसी को हम कहते हैं कलर सीमेंट। तो इसके बारे में हमने जो है अभी डिस्कशन करा। अब जो है हम अगले प्रकार के सीमेंट के बारे में आगे बढ़ते हैं, और हम बात करेंगे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का IS कोड क्या है? IS 12600। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का जो है IS कोड क्या है? 12600। अब हम बात करते हैं कि ये जो है कैसे बनता है। तो देखो, लो हीट सीमेंट है, नाम से ही क्या है कि इसमें जो है क्या निकलेगा, लो हीट, यानी कि जो है कम उष्मा। ठीक है, हीट जो रहेगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा। तो हमने जो देखा था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब हमने बनाया था, तो उसमें देखा था हमने कि जो है चार प्रकार के जो है कंपाउंड बन रहे थे। दो प्रकार के जो कंपाउंड थे वो जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले थे, और दो प्रकार के जो कंपाउंड थे वो क्या थे, सेटिंग प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, ये स्ट्रेंथ और ये सेटिंग। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले जो दो कंपोनेंट थे या जो घटक थे, उसमें से जो पहला घटक था, ये वाला जो घटक था, ये वाला, इसमें से जो है उष्मा की मात्रा जो है ज्यादा निकल रही थी, 500, और इसमें जो है 260। और इसी तरीके से हम इसमें देख रहे थे, तो इसमें जो है उष्मा की मात्रा जो है 865 या 800 के करीब निकल रही थी, और इसमें जो है 420 के करीब निकल रही थी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सेटिंग प्रोवाइड करने वाले में जो है सबसे ज्यादा जो उष्मा है 800 के करीब, वो किस में निकल रही है, वो C3A में निकल रही है। एक बार देख ही लेते हैं कि कितना जो है इसमें हीट का जनरेशन हो रहा था, फिर जो है हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए। सीमेंट वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, और सीमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं बहुत ही ज्यादा। तो कितना हो गया है भाई, तो इसको पढ़ना जो है जरूरी है। एक बार देखते हैं कहाँ पे है। अब आने वाला है। हाँ, तो जो C3A है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसके द्वारा जो है 865 जूल प्रति ग्राम जो है हीट जनरेट होती है। और C3S के द्वारा 500, और C4AF के द्वारा 420, और C2S के द्वारा जो है 260। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे थे C3A के द्वारा जो है 865 जूल प्रति ग्राम जो है उष्मा जो है क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। सबसे ज्यादा जो है इसी के द्वारा जो है उष्मा जनरेट होती है। और इसके बाद से जो है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला है वो C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसके द्वारा जो है 500 जूल प्रति ग्राम जो है क्या होती है, उष्मा जनरेट होती है। तो अगर हम क्या करें कि हम ऐसा कोई सीमेंट बनाएं जिसमें C3A की मात्रा जो है कम कर दे, तो क्या होगा कि जो है हीट का मान है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर C3S की मात्रा भी हम कम कर देंगे तो हीट का मान जो है और कम हो जाएगा। तो इस वजह से जब हम लो हीट सीमेंट बनाते हैं तो उसमें जो है C3A की मात्रा जो है कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसमें C3A की इसमें C3A की मात्रा C3A की मात्रा कम कर देते हैं, और C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ा
बढ़ा देते हैं। ठीक बात है। तो जब हम लो हीट सीमेंट का जो है निर्माण करते हैं तो उसमें जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा क्या करते हैं हम लोग कम कर देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो ऊष्मा का मान होता है वो सबसे ज्यादा निकलता है 865 जूल प्रति ग्राम। और इसके अलावा जो है C3S होता है, इसके द्वारा जो ऊष्मा का मान होता है वो 500 जूल प्रति ग्राम निकलता है। तो इस वजह से इसकी मात्रा को भी हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और हम लोग प्रेफर करते हैं कि C2S की मात्रा ज्यादा हो और C4AF की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो C4AF में जो है ऊष्मा का मान कम निकलता है 420, और इसमें जो है ऊष्मा का मान कम निकलता है 260। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये जो है स्ट्रेंथ है वो जो है 1 साल के बाद जो है सेम C3S के बराबर ही क्या करता है, स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करने लगता है। तो इसमें जो है स्ट्रेंथ में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हम जो है C3A की मात्रा को कम करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये आयरन ऑक्साइड है, ये यहाँ पे F है, F यानी कि Fe2O3 है, वो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये C4AF का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और C3A की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, इसके बारे में जो है हमने शुरू में ही बात कर ली थी। अब यहाँ पे जो है C3S की मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए हमने जो है लाइम सेचुरेशन फैक्टर के बारे में हमने बात करा था, और वहां से हमने देखा था कि कैसे जो है C3S और C2S की मात्रा को जो है आपस में कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। तो ये जो है हमने लाइन सैचुरेशन फैक्टर या सीमेंटेशन इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये जो है वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने सारी चीजें जो है शुरू में डिस्कस कर ली थी। अब यहाँ पे जो है मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जो है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं भी भूल रहा हूँ। देखो सबको जो है हर चीजें नहीं याद रहती है। अब जो है हम बात करते हैं आगे इसके। तो हमने बात कर ली कि लो हीट सीमेंट में जो है क्या चीजें होती हैं, तो इसमें जो है C3A की मात्रा को कम रखते हैं। अब जब C3A की मात्रा को कम रखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान और रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन तथा रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों दोनों का मान दोनों का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मान का मतलब कि जो C3A है, C3 जो A है वो जो है पानी के साथ जो है, पानी के साथ जो है कितनी तेजी से रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो C3A होता है यही पानी के साथ जो है सबसे तेज रिएक्शन करता है, सबसे जल्दी रिएक्शन करता है। ठीक है ना। तो इसके कारण जो है क्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पे रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो C3A है वो जो है 865 जूल प्रति ग्राम जो है ऊष्मा को जनरेट करता है, और यही जो है तेज रिएक्शन करता है। इस वजह से इसकी मात्रा कम होने के कारण भी क्या होता है कि रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जो है हम बात करते हैं इसके आगे, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। तो प्रारंभिक जमाव काल या प्रारंभिक जमाव बिंदु जो है इसका जो है कितना होता है, 60 मिनट होता है, या इसी को हम कह सकते हैं 1 आवर्स होता है। ठीक है। और इसका बाद हम बात करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम इसका क्या होता है, तो वो जो है 10 घंटे। फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटे होता है, या हम ऐसे कर सकते हैं अधिक नहीं होना चाहिए 10 आवर्स से। ठीक, समझ गए। तो देखो यहाँ पे जो है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 60 मिनट, कम से कम जो है कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 60 मिनट होता है या 1 घंटे होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम जो है अधिक नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम अगर 10 घंटे से कम है, फाइनल सेटिंग टाइम जो है अगर 8 घंटे 9 घंटे आ रहा है, 8 घंटे में 9 घंटे में सेट हो जा रहा है, तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो है दस दस घंटे है तो भी ठीक है, अगर लेकिन 10 घंटे के बाद जो है 11 घंटे हो रहा है,
10:30 घंटे हो रहा है, तो वो जो है क्या है, सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऐसे करके मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसका जो है फाइनल सेटिंग टाइम जो है यहाँ पे देखो, इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो अधिक, ये क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है। तो फाइनल सेटिंग टाइम जो है अधिक नहीं होना चाहिए, काट दिया मैंने। तो ये क्या है, नहीं होना चाहिए कितने से, 10 घंटे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शॉर्टकट में लिखे हैं हमने। तो यहाँ पे ऐसे आप भी लिख सकते हो, फाइनल सेटिंग टाइम जो है अधिक नहीं होना चाहिए किससे, 10 घंटे से। ठीक, अब इसके जो है यूज के बारे में बात करते हैं। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो है हम इसका इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग में करते हैं। मास, CONCRETING, मास कॉन्क्रीटिंग, या और BULK, बल्क, CONCRETING, मास कॉन्क्रीटिंग या बल्क कॉन्क्रीटिंग में करते हैं। ठीक है, में करते हैं। जैसे जैसे में एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख लें डैम, और डैम के बाद क्या हो जाएगा, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, फाउंडेशन, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, रिटेनिंग वाल, RETAINING, रिटेनिंग वाल, ETC। इसके अलावा भी जो है और मास कंक्रीटिंग कार्य होगा, तो वहां पे जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मास कंक्रीटिंग और बल्क कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग का मतलब जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कंक्रीट यूज होगी, और बल्क कंक्रीटिंग दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, लेकिन ये जो बल्क शब्द है ये जो है लिक्विडिटी से रिलेटेड है, और मास जो है लिक्विडिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों का सेंस है कि मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कंक्रीट का यूज हो, तो जब बड़े बड़े बांध बनते हैं, डैम बनते हैं, तो वहां पे कंक्रीट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होती है। ब्रिज बनता है, कोई भी पुल बनता है, तो वहां पे देखते हो उसका जो है कितना ज्यादा कंक्रीट यूज होता है। और जो फ्लाईओवर बनते हैं उनका जो है फाउंडेशन जब बनता है तो ऐसे करके रहता है, और इसका जो प्लान रहता है वो ऐसे रहता है पूरा पूरा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे कंक्रीट जो है यूज होता है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये ब्रिजेस हो गए, फाउंडेशन हो गया, और इसके बाद से रिटेनिंग वॉल हो गए। कहीं पे जो है पहाड़ी इलाके में जो है बहुत ज्यादा जो है वो रोकने के लिए वहां पे क्या करते हैं, रिटेनिंग वॉल का जो है निर्माण करते हैं। तो इन सब में जो है क्या होता है, जो कंक्रीट होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, तो इनका यूज हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं, नोट। तो यहाँ पे जो IS 4031 के अनुसार जो है, IS 4031 के अनुसार जो है क्या होता है, हीट, यहाँ पे लिखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है 7 डेज के बाद, आफ्टर 7 डेज, कितना होता है, 65 कैलोरी प्रति ग्राम। और यहाँ पे 28 डेज के बाद क्या होता है, 75 कैलोरी प्रति ग्राम।
तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। IS 403 के अनुसार जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान जो है आफ्टर 7 डेज के बाद जो है 65 कैलोरी प्रति ग्राम, और 28 डेज के बाद जो है कितना होता है 75 75 कैलोरी प्रति ग्राम। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है लो हीट सीमेंट रहा, इसके बारे में जो है आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। यहाँ पे बस यही पूछेगा कि यहाँ पे जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है कितना होता है, और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। ज्यादातर तो एग्जाम में यही पूछता है कि लो हीट सीमेंट का यूज जो है हम कहाँ पे करते हैं। ठीक। अब देखो लो हीट सीमेंट का यूज जो है हम डैम, ब्रिज, फाउंडेशन और रिटेनिंग वॉल, ये सभी जो है मास कंक्रीटिंग वर्क और बल्क कंक्रीटिंग वर्क में ही क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब मास कंक्रीटिंग वर्क में हम करते हैं सीमेंट का यूज, तो वहां पे क्या होता है ना, अगर हम नॉर्मल सीमेंट का यूज करेंगे, अगर हम नॉर्मल सीमेंट का यूज करेंगे, ओपीसी का सीमेंट यूज करेंगे, तो इसमें जो है उष्मा की मात्रा है, जो हीट का मान है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। और हीट का मान ज्यादा होने के कारण जो है हमने जो है बल्क में यूज किया है, तो ये जो डैम बनता है वो कुछ ऐसे शेप में बनता है। तो जो मान लो बाहरी सरफेस पे जो कंक्रीट है वहां से तो जो हीट का मान है वो सीधे ही क्या होगा कि वातावरण में चला जाएगा, लेकिन जो अंदर वाली जो कंक्रीट है वहां पे जो हीट जनरेट होगा, तो वो तो जो है आसानी से बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा। और अंदर जो है हीट का मान ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि जो एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना, इसका कोई भी चीज गर्म करते हो तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो जब इसका आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, तो वहां पे जो है दरार पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इस वजह से जो है हम बल्क कंक्रीटिंग या मास कंक्रीटिंग में जो है हम लो हीट सीमेंट को जो है प्रीफर करते हैं। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं आगे, और हमारा जो है अगले प्रकार का सीमेंट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो अगला हमारा नंबर है 10, और इसके बाद से हम चेंज कर लेते हैं पेन। तो हमारा अगला सीमेंट क्या है, हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलेंट सीमेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं HYDRO हाइड्रोफोबिक, PHOBIC हाइड्रोफोबिक, CEMENT हाइड्रोफोबिक सीमेंट, या वाटर REPELLENT वाटर रिपेलेंट सीमेंट। ठीक है ना। तो हम जो है इसका पढ़ने वाले हैं, और इसका जो IS कोड होता है वो कितना होता है, 8043। 8043 इसका क्या होता है, ये IS कोड होता है। इसको ठीक से लिख ले, 8043, 8043 ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट या वाटर रिपेलेंट सीमेंट। ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे नाम है क्या, मतलब वाटर रिपेलेंट। तो वाटर रिपेलेंट से मतलब है कि जो वाटर को क्या करे, प्रतिकर्षित करे, वाटर को क्या करे, दूर भगाए। समझ रहे हो, वाटर रिपेलेंट हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिया जो है आप एक ने शब्द सुना होगा, तो मैंने जो है देखा है ऐसे ही, मतलब यूट्यूब पे कई सारे मैं वीडियो देखता रहता हूँ, तो वहां पे जो है शायद ये वही शब्द है, हाइड्रोफोबिक जो है उसी से रिलेटेड है। तो जिनको जो है हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिया रहता है, तो उनको क्या होता है, पानी से डर लगता है। ठीक है ना। तो पानी से डर लगता है, इसका मतलब क्या है कि वो पानी से जो है दूर भागते हैं। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का मतलब है कि वो सीमेंट जो क्या करे, पानी को दूर भगाए। और वाटर रिपेलेंट का मतलब क्या है कि वो सीमेंट जो क्या करे, पानी को क्या करे, प्रतिकर्षित करे। आकर्षित करने का मतलब है कि अपने पास बुलाना, और प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है कि अपने से दूर भगाना। तो वाटर रिपेलेंट ऐसा सीमेंट है जो क्या करेगा, वाटर को अपने से दूर भगाएगा। तो ये कैसे दूर भगाएगा, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सीधा जो है यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। इसमें इसमें हम क्या करते हैं कि 0.12
0.5% सर्फेक्टेंट्स, SURFATANTS, सर्फेक्टेंट्स, SURFACTANTS, सर्फेक्टेंट्स। और सर्फेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन लो। अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो इसमें जो है 0.1 से 0.5% से जो है सर्फेक्टेंट्स के सर्फेक्टेंट्स के रूप रूप में या ऐसे लिख देते हैं, 0.1 से 0.5% जो है क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट्स मिला देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर्फेक्टेंट्स के बारे में। SUR SUR FACTANTS सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? तो सर्फेक्टेंट्स होता है STEARIC, स्टेरिक एसिड। फिर इसके बाद से क्या होता है? बोरिक एसिड। और इसके बाद से क्या होता है? OLEIC, ओलिक एसिड। ये क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो देखो, सर्फेक्टेंट्स जो है वो मटेरियल होते हैं जिनका क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? लो होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स और ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने? सरफेस टेंशन लो। तो सर्फेक्टेंट्स जो है वो पदार्थ होते हैं या वो मटेरियल होते हैं, वो लिक्विड होते हैं जिनका सरफेस टेंशन क्या होता है? लो होता है। सरफेस टेंशन माने कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? लो होता है, कम होता है। लो माने कि कम होता है। तो सर्फेक्टेंट्स के रूप में जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेरिक एसिड है, ये एक मटेरियल है, पदार्थ है। फिर यहाँ से बोरिक एसिड है, फिर यहाँ पे क्या है? ओलिक एसिड है। तो सर्फेक्टेंट्स के रूप में जो है हम सीमेंट में क्या मिलाते हैं? स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड और ओलिक एसिड का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो है हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिनका जो है क्या है? सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? तो देखो, हम लोग इनका इस्तेमाल इस वजह से करते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन कम होने के कारण क्या होता है कि कोई भी चीज का जो है, कोई भी लिक्विड है, अगर उसका सरफेस टेंशन कम रहेगा तो वो क्या होगा कि जो लिक्विड, जो द्रव, जो भी मतलब क्या है, मतलब जिसका जो है सरफेस टेंशन कम रहता है, वो जो क्या करता है कि आसानी से किसी भी सतह पे जो है फैल जाता है। समझ रहे हो? किसी भी जगह पे जो है क्या करता है कि आसानी से वो क्या होता है? फैल जाता है। तो हम लोग सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं क्योंकि जो है ये सीमेंट के जितने भी सारे पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल के चारों ओर जाके आसानी से क्या करें? फैल जाए। समझ रहे हो? अब हम जो है ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ पे जो है हम ऐसा इसी वजह से करते हैं। पहले एक चीज मैं समझा देता हूँ। देखो, सरफेस टेंशन, ये पेन को क्या हो गया यार? देखो, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, ये भी चला गया। तो अगर सरफेस टेंशन क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर सरफेस टेंशन क्या रहेगा? कम रहेगा, तो कोई भी चीज क्या रहेगी? आसानी से क्या होगी? फैल जाएगी। ठीक है, तो देखो, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सुबह सुबह जगते हैं तो हम जो है क्या करते हैं? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट, सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है हम फेयर लवली लगाते हैं। फिर से इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं? गरम गरम खाना खाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो
कोई भी चीज जो है जिसका सरफेस टेंशन कम रहता है वो क्या होती है कि जो किसी भी सरफेस पे जो है आसानी से फैल जाती है। मान लो हमें जो है उंगलियों में घाव लग गया, चोट लग गया, या कहीं कट जाता है या जल जाता है, तो हम लोग जो है मलहम लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक होने के लिए। तो उसका जो है सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है, ताकि वो जो है जहाँ हमारी चोट लगी है उसके सरफेस पे क्या हो, आसानी से फैल जाए और पूरा अच्छी तरीके से वहां पे फैल जाए और जो भी कटा है उसको जो है सही करे, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन जो है कम होता है तो वो जो है चीज क्या होती है, आसानी से फैल जाती है। तो हम जो है सीमेंट बनाने के लिए ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिनका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। उसके लिए हम लोग स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड और ओलिक एसिड का जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये सीमेंट के छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उसके चारों तरफ उसके पूरे सरफेस को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है पूरा सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। तो इसके सरफेस टेंशन को जो है क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो अब देखो, सीमेंट का पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, अगर सीमेंट का सिंगल पार्टिकल ऐसे होता तो ये सीधा ही क्या होता कि ये H2O के संपर्क में आता और इसके साथ जो है रिएक्शन कर लेता और ये क्या हो जाता है, सेट होने लगता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। लेकिन अब हमने सरफेक्टेंट मिला दिया है तो इसके ऊपर क्या हो गया है, एक लेयर बन गया है। एक क्या हो गया है, लेयर बन गया है। और इस लेयर बनने के कारण जो है इस H2O का, इस वाटर का जो है इस सीमेंट पार्टिकल के साथ क्या हो गया है, संपर्क टूट गया है। तो संपर्क टूटने के कारण क्या होता है कि ये वाटर से सीधे ही रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये सीमेंट क्या होता है, ज्यादा मतलब अ, ठीक रहता है वहां के लिए जहाँ पे क्या हो, नमी ज्यादा हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो है हम सर्फेक्टेंट का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा जो है मैंने इसके बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये सर्फेक्टेंट क्या होते हैं कि सीमेंट के कणों के चारों तरफ जो है एक लेयर बना लेते हैं, जिसके कारण जो है सीमेंट के कणों की जो वातावरण के साथ जो, वातावरण में जो नमी है उसके साथ जो है क्या होता है, संपर्क टूट जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं SURFACTANTS, सर्फेक्टेंस। सर्फेक्टेंस क्या होता है, CEMENT, सीमेंट के कणों, सर्फेक्टेंस सीमेंट के कणों के चारों तरफ, सीमेंट के कणों के चारों तरफ मोनो मोलिकुलर, अरे बाप रे, चल जा भाई, अरे भाई नोट्स वहाँ डिलीट होगा का यार। चल जा यार, क्लोज द प्रोग्राम। चलो ठीक है, पर ये जो है अभी क्या है, अभी कुछ दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से जो है हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जहां तक हमने जो है डिस्कशन किया है इसके आगे। और अगले लेक्चर में जो है जो भी बचा हुआ है, एक दो लेक्चर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सीमेंट। इसके बाद से जो है हम टिम्बर के बाद में, टिम्बर के बारे में जो है बात करेंगे। तो अभी जो है देख रहे हैं, आप लोग को दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है, कि जो है चल नहीं रहा है।
अपडेट हो रहा है कुछ, तो इस वजह से दिक्कत है। तो हम ठीक है, अगले वाले लेक्चर में जो है बात करते हैं। और अभी तक जो है आपको किसी भी टॉपिक में जो है अगर आपको दिक्कत हो सीमेंट से या बिल्डिंग मटेरियल में जो भी अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, तो जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।